नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल कांत सिन्हा और अभी कुछ ही दिन पहले गुलजार साहब लखनऊ आए थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि आपको अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर में कौन सबसे ज़्यादा दिल के करीब लगता है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो सभी बड़े बड़े उस्ताद हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उस्तादों की बात हुई तो अमीर खुसरो जिन्होंने लिखा था कि गर फिरदौस जमी हंसतो, हमी हंसतो, हमी हंसतो, हमी हंसतो, यानी कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और ये उन्होंने फारसी भाषा में जो कहा था वो कश्मीर के लिए कहा था। हमारा एक नाता कश्मीर से बना हुआ है, क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी एक इच्छा ज़रूर होती है कि वो कश्मीर जाए, कश्मीर में घूमे। हिंदू धार्मिक कारणों से जाता है, दूसरे धर्मों के लिए भी वहाँ तमाम स्थल हैं जिसकी वजह से जाते हैं। लेकिन कश्मीर के बारे में हम यहाँ से जो खबरें आती हैं उससे धारणाएं बनाते हैं। तो उन धारणाओं से निकलकर कश्मीर की हकीकत क्या है उसको जानने के लिए आज ख़ास तौर से कश्मीर से हमारे पास आए हुए हैं ज्योति पचंदा साहब। और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े पत्रकार हैं और लंबे अरसे से जम्मू से लेके कश्मीर तक इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। सीमा पे, सेना पे काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए आज की खबर से बात करने के लिए। मुझको लगता है कि शुरुआत तो आप उसी कश्मीर से करें जो आपके दिल के करीब बैठा हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर निसंदेह एक नाम से ही इतने आनंद की अनुभूति होती है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जब कश्मीर में पहुँचता है तो उसका शायद ही वापस आने को मन करता होगा। वातावरण, खूबसूरती, हर तरह से उसको कहीं भी उसका आकलन कीजिए, कहीं से भी उसको कम नहीं आंकेंगे। आपने जो स्टार्ट में ही कश्मीर का परिचय दिया है, निसंदेह कश्मीर उन पर पूरा चरितार्थ बैठता है। लेकिन कश्मीर ज्यों-ज्यों भारत आज़ाद हुआ है 47 से लेकर, इसका हमेशा चर्चा में बने रहना, संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यह लगातार न्यूज़ में बना रहता है। चाहे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का मामला हो, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ आतंकवाद फैलाए रखने का मामला हो, राजनीति हो, फारूक अब्दुल्ला से लेकर अभी उमर अब्दुल्ला तक या महबूबा मुफ्ती तक, सभी चर्चाओं में रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। कश्मीर में देखेंगे तो बाबा अमरनाथ जी का, जहाँ से पूरा देश ही दर्शनों पर उमड़ पड़ना चाहता है। फिर वैष्णो देवी हैं, वहाँ पर लगभग एक साल में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जाते हैं। तो वहाँ पर कुदरत ने बहुत बख्शा है, खूबसूरती में, स्पिरिचुअलिटी में। और जहाँ ये चीज़ें हैं, निसंदेह वहाँ नज़र भी लगती है और नज़र अभी लगी हुई है। तनाव चल रहे हैं। मैं अगर आपको ज़्यादा पीछे ना जाऊं, 2019 में जब वहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, 370 हटा दी गई। बहुत बड़ी बात थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के प्रयास कोई कर पाएगा और प्रयास करेगा तो सफल भी हो पाएगा, लेकिन यह हुआ। और उसके बाद से अब तक का जो सफ़र है, लगभग 4 साल से अधिक समय हो चुका है। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं खुद कश्मीर में था लगभग 10 अगस्त को। तो हम रात को 11 बजे के बाद में कुछ फ्रेंड्स थे, हम डल लेक में घूमने के लिए चले गए। जस्ट कि देखें कि बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी नहीं होती उन दिनों में,
एक बैलेंस्ड सा वातावरण रहता है, तो इसलिए हम 11 बजे डल लेक पे घूमने गए और हम अचंभित रह गए कि 11 बजे भी वहाँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं। पूरी मार्केट खुली है। जो कश्मीर शाम 6 बजे के बाद सो जाता था, लाइटें नहीं दिखती थी, और स्पेशली डल लेक, वो 11 बजे के बाद भी चहल पहल है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मोबाइल में ही उनको शूट किया, एक छोटी सी स्टोरी भी बनाई। फिर हमने सोचा कि 15 अगस्त को तो यहाँ बहुत तनाव रहता है, और लाल चौक पे अक्सर शुरू से लेकर आज तक, जब से भारत आज़ाद हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने, इंडिविजुअल्स ने कोशिश किया कि हम लाल चौक में जाकर देश का झंडा फहराएं। और इसी सिचुएशन में इतना तनाव वहाँ बढ़ जाता है कि कर्फ्यू तक की सिचुएशन आ जाती थी। और 11 अगस्त और 15 अगस्त में मात्र 4 दिन थे, और हम डल लेक कवर करने के बाद 12 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं लाल चौक में, और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ भी चहल पहल और तिरंगे से जगमगा रही वो बिल्डिंग्स। कोई अत्यधिक सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे, लोग चहल रहे थे। और वहाँ हमारी मुलाकात हुई जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ थे। वो 1 बजे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, रात को 1 बजे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्थानीय लोग उनके साथ हैं। हम बहुत अचंभित थे कि कश्मीर में इतना बदलाव, ऐसा सोचा नहीं था। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि ये बदलाव मुझे वहाँ इस सब बार मैं जाऊँगा तो देखने को मिलेंगे। और पहले हमेशा जितने भी वीआईपीज थे या सरकार के कार्यों में नियुक्त रहते थे, वो हमेशा आतंकवादियों के टारगेट में रहते थे। और ये स्मार्ट सिटी के अगर सीईओ हैं तो ये भी टारगेट में होने चाहिए थे, लेकिन मात्र उनके साथ अपने 1-2 सुरक्षाकर्मी थे, और लोग क्रिकेट खेल रहे थे आराम से रात को 1 बजे। हम भी उनके साथ खेले, हमने उनका छोटा सा इंटरव्यू भी किया। तो उन्होंने बोला अब सिनेरियो बदल चुका है, जो कश्मीर 5-6 बजे के बाद सो जाता था, अब वो पूरी रात जगता है। नहीं, तो इसकी वजह जाहिर सी बात है, केवल सरकारी चीज़ों से तो ऐसा संभव नहीं है, किसी को ताकत से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन ये जो परिवर्तन आया, इसमें अब भूमिका किसकी ज़्यादा मानते हैं? सरकार की तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने ही निर्णय लिया, सरकार ने ही उसको एक दर्जा दिया, 370 हटाई, तो जाहिर सी बात है सरकार की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन वहाँ पे जो लोग कनेक्ट हुए, मैं समझना चाहूँगा कि वो जो कनेक्शन लोगों के संग जुड़ा, सरकार का और प्रशासन का, वो जो आप बता रहे हैं ना कि डल लेक के पास भी 11 बजे लोग टहल रहे हैं, लाल चौक पे भी 12 बजे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो कि आतंकियों के निशाने पे आ सकते थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि लोगों के अंदर ये फीलिंग, ये जज्बा पैदा हुआ? देखिए, वहाँ लोग कभी आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं करते रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों को गुमराह करते थे, और वो इतने ताकतवर थे कि लोग भी उनके सामने बोल पाने में असमर्थ थे। जब 370 हटाई गई तो कई राजनेताओं को हिरासत में लिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। तो वो लोगों को कन्विंस कर पाने में शायद विफल रहे। और लोगों, देखो कश्मीर में ज़्यादातर पर्यटक जाते हैं, घूमने जाते हैं, और पिछले 2 सालों से अगर आप देखेंगे ना तो टूरिज्म का सैलाब आया था। होटलों में रहने की जगह नहीं थी, पार्किंग के लिए जगह मौजूद नहीं होती थी। इतनी अधिक मात्रा में वहाँ टूरिस्ट आए हैं, तो उन्हें कुछ वहाँ दिख रहा था। कोई माहौल अशांत नहीं था, लोगों में कोई वैर भाव नहीं था। आराम से लोग, जब टूरिस्ट आएगा तो वहाँ के लोगों के घर भी चलेंगे, उनकी रसोइयाँ चलेंगी, उनका रहन सहन डेवलप होगा। तो पहले क्या होता था, जैसे ही टूरिज्म होते थे, मिलिटेंट्स कोई ना कोई आतंकी वारदात कर देते थे, जिससे उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता था, भागना पड़ता था। अब ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती नहीं हैं। मिलिटेंट्स पे पूरी तरह से अंकुश लगाया गया। इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हुए वहाँ पर। जो तत्कालीन डीजीपी थे दिलबाग सिंह, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की इन मुद्दों पर,
और उसके बाद टोटल हमारा जो तालमेल था सुरक्षा एजेंसीज का, इंटेलिजेंस का, बहुत अच्छा तालमेल रहा, लोगों का सहयोग रहा। और किसी भी, अब जैसे वहाँ पर आपने वेव देखी होगी, हर घर तिरंगा। पहले जहाँ एक लाल चौक में झंडा फहराने के लिए कर्फ्यू लग जाता था, अब हर घर में झंडे, आतंकवादियों की फैमिली से लोग झंडे फहराते हैं। तो ये बहुत बदलाव है, कश्मीर बदल रहा है, निसंदेह बदल रहा है। लेकिन फिर भी कई लोगों को वहाँ पर थोड़े शिकायतें हैं सरकार से। वो स्वाभाविक है, जब सरकार में कोई भी आता है तो व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो लोगों को शिकायतें भी होती हैं, कईयों को खुशियाँ भी होती हैं। लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना रहे, उनको राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसमें अपना स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं, लोगों को फिर से गुमराह भी करते हैं। मेरा मानना यही है कि अभी जैसा चल रहा है, अब डेवलपमेंट की बात अगर करें तो जम्मू और श्रीनगर के बीच का जो रास्ता है, जो एक नेशनल हाईवे बन रहा है, लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। कुछ फेज़ बीच में रहता है। वहाँ पर पहले लैंडस्लाइड, बर्फबारी, इनकी वजहों से रास्ते बंद रहते थे। अब लगभग 18 से 20 टनल्स जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में बन रही हैं। और मेरा मानना है कि जब ये रास्ता थ्रू हो जाएगा पूरी तरह से, तो 4 से 4.5 घंटे ही लगेंगे जम्मू से बाय रोड कश्मीर जाने में। और लोग प्रकृति का आनंद उठाते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे। चिनाब नदी के बेल्ट से उन्होंने जाना है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब बनिहाल के टनल क्रॉस करते हैं तो कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। मैंने कहा कि कश्मीर जाके वापस लौटने को मन नहीं करता है, इतना सुंदर है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि कश्मीर में जाके तो जिस जगह भी बैठ जाए उस जगह से उठने का मन नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे प्लेस में जाने का मन वहीं नहीं करता है, एक ही जगह से मन नहीं भरता। तो ईश्वर ने इतनी खूबसूरती बख्शी है कश्मीर को। और जाहिर सी बात है, हम लोग भी जब जाते थे तो अगर जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो फ्लाइट को प्रेफर करते थे, क्योंकि सड़क पे एक तो हिचक रहती थी कि कैसा माहौल रहेगा, और मिलिटेंट्स का ज़्यादा खतरा महसूस करते थे। वो खूबसूरती देखना चाहते थे, फिर भी हिम्मत नहीं करते थे, और ना लोग सजेस्ट करते थे कि प्रायोरिटी पे उसी को रखिए। तो वो आप बता रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बताइए कि ये जो प्रॉब्लम जो कि अब धीमे धीमे शॉर्ट आउट हो रही है, ये कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास ब्रीफ करें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, तो थोड़ा सा वो लोग भी समझना चाहेंगे कि कश्मीर की जो हिस्ट्री रही है, जो परंपरा रही है, वो क्या रही है। देखिए, कश्मीर सबसे बड़ा विवादास्पद जो मुद्दा कश्मीर को लेकर आया है वो आर्टिकल 370 ही रहा है। सभी लोगों को लगता था कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री बहुत भेदभाव है, यहाँ के लोग वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते, नौकरियाँ नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते। तो लोगों के मन में एक रहता था। वहाँ पर आपने तब माहौल भी देखा होगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज के साथ भी बड़ा मजाक सा उड़ाया जाता था, जिसको देखकर देश के अन्य लोग अच्छा नहीं महसूस करते थे। लेकिन जो 370 थी, ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पर ही इम्पोज कर दी गई थी। महाराजा नहीं चाहते थे कि पंजाब या बाहर राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का हित चुराएं, उनकी जो नौकरियां, उनका जो भी है। तो उन्होंने ही 370 वहाँ पर उन्होंने आर्टिकल, तो बाद में इसका नाम पड़ा, लेकिन उस समय इन्होंने बाहर के लोगों का यहाँ पर नौकरियाँ लेना या ज़मीनें लेना बैन कर रखा था। और उसके बाद जब 47 में देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर तो कि ना भारत के साथ था ना पाकिस्तान के साथ था, वहाँ के महाराजा की अपनी डिसीजन था कि वो किसके साथ जाएंगे। चाहते थे कि उसको अलग ही रखे हों, जैसे स्विट्जरलैंड जैसा है उस तरह के एक अलग देश बना वो ले। चाह रहे थे कि ये दोनों देशों के बीच एक ट्रांजिट का काम करेगा। कोई पाकिस्तान से आएगा भारत जाने के लिए तो जम्मू कश्मीर से ही होके जाएगा, और यहाँ से कोई जाएगा तो जम्मू कश्मीर से होकर जाएगा। और क्योंकि ये बड़े राजा थे,
तो इनको लगता था कि ये शक्तिशाली भी बहुत हैं। हालांकि इनको इनकी सेना ने वार्न भी किया था कि जब पाकिस्तान ने वहाँ से जब कबायली हमला किया तो थोड़ा महाराजा के जब सबसे पहले उन्होंने बारामूला ज़िले में बहुत दहशत फैलाई, फिर उड़ी सेक्टर में आ गए। उस समय महाराजा को लगा कि अब स्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगी, तो उन्होंने भारत के साथ विलय किया। विलय करने के पश्चात जब जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना उतरी तो तब लग गया। अब उसमें पाकिस्तान उस समय देखो एक अच्छा, बीजेपी एक आरोप लगाती रही है कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती शेख अब्दुल्ला से थी और ये कहा जाता है कि इस दोस्ती के चलते वो धारा 370 और बाकी चीज़ें समस्याएं पैदा हुई। वहाँ के लोग क्या समझते हैं इसको लेकर के? देखिए, वहाँ के लोग जो 370 को, जो मैं बता देता हूँ कि जम्मू खित्ता और कश्मीर खित्ते के लोगों की विचारधाराएं अलग हैं। जम्मू के लोगों को भी लगता था कि 370 सही है और कश्मीर के लोगों को भी लगता था 370 सही है। लेकिन 370 कहाँ तक सही थी? अब 370 जब रिवोक कर लिया गया है तो जो वहाँ सबसे ज़्यादा जो भारतीय सरकार को अपेक्षाएं थी कि कश्मीर में लोग जगहें लेंगे या कुछ लेंगे, ऐसा अभी मुझे हकीकत में दिखा नहीं है। अगर लोग सबसे पहले अगर कहीं कुछ लेंगे तो वो जम्मू में लेंगे, जहां उनको सेफर, जो भी पैसा पूंजी निवेश करता है वो सेफर साइड में ही करेगा, तो वो जम्मू में ही करेगा। तो जम्मू में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कटरा वैष्णो देवी में काफ़ी होटल का व्यवसाय बहुत है, तो हो सकता है वहाँ लोगों ने कुछ पूंजियाँ निवेश की हों। अब कश्मीर में यही बातें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ आए हैं, पर अभी तक ज़मीन पे हमें दिखे नहीं हैं। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, निसंदेह सड़कें एक अब यूएसए के लेवल की कह लीजिए कि जिस तरह का जाल वहाँ पर है उस तरह का ही जम्मू कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों में भी है, और जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की तरह बराबर तरक्की कर रहा है। लद्दाख में अलग तरक्की हो रही है, एम्स जम्मू में खुल रहे हैं, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर खुले हैं। इस तरह ऐसा नहीं है कि जम्मू के लोगों दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ना एक मन में एक कड़वड़ाहट जरूर है कि जम्मू के लोगों को लगता था कि सरकार, देखो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट पड़ा है तो सिर्फ जम्मू रीजन से पड़ा है, कश्मीर रीजन से उन्होंने एक भी सीट नहीं अर्जित की है। और फिर भी जम्मू के लोगों को लगता है कि कश्मीर के लोगों की सुनवाई आज भी अधिक है, जम्मू के लोगों की नहीं है। तो सरकार को इस तरफ थोड़ा देखना जरूर चाहिए। अब एक टोल का वहाँ पर मुद्दा चल रहा था जम्मू कश्मीर में। जम्मू में एक सड़क थी, पूरी निर्माणाधीन सड़क थी, चल पाना भी कठिन था। लोगों ने वहाँ मांग रखी कि तब तक जब तक ये सड़क कंप्लीट नहीं होती तो इसका टोल हटा दिया जाए, लेकिन नहीं हटाया। बहुत एजिटेशन हुई। क्या फ़र्क पड़ता था अगर सरकार जम्मू के लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए अगर टोल हटा लेती? एक ही टोल हटाना था, नहीं हटाया, ईगो पे आ गए। ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे हैं जो सरकार को आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, बहुत सही आप कह रहे हैं जी। और मुझको भी लग रहा है कि दिल्ली में बैठ के जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो उस रीजन की समस्याएं हैं, जो उस इलाके की समस्याएं हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। तो वहाँ के पॉलिटिशियंस समझ सकते हैं, वहाँ के लोग समझ सकते हैं, या जिन मुद्दों को लोग उठाते हैं तो कम से कम सरकार को उन मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनका दिल जीता जाए, तो मुझको लगता है कि इसकी वजह से ज़्यादा उनकी बात सुनी जाती होगी। लेकिन अब राजनीतिक चर्चा भी कर ली जाए। एक लंबा अरसा गुजर गया है धारा 370 हटे और
ये था कि भविष्य में कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा सीन दिख नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति है अब कैसी है कि भविष्य में जो स्थितियाँ बन रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तो निस्संदेह बहुत है और उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि कश्मीर में जो पार्टीज नॉर्थ पोल और साउथ पोल मानी जाती थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, दोनों का गठबंधन हो गया। अब कश्मीर में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर ही चुनाव लड़ने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके खिलाफ अकेले नहीं जीता जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी, मुझे नहीं लग रहा कि जम्मू या कश्मीर के लोगों के दिलों में अपना स्थान बना पाई है। कुछ ईगो प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या कुछ स्थानीय नेताओं ने कुछ ऐसे व्यवहार किए हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको जम्मू के लोगों की भावनाओं को समझना भी चाहिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो जम्मू जहाँ पे सबसे बड़ा जनाधार था बीजेपी का, वहाँ के लोग भी असंतुष्ट होते जा रहे हैं इस वजह से अभी उस पे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू से भी जीत पाएगी। देखिए, वहां पर बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनकी अपेक्षाओं, देखिए अगर चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली क्यों नहीं अडॉप्ट की है, अभी तक वहां पर एलजी ही है, ये चाहते तो वहां चुनाव करवाए जा सकते थे। इनको भी मालूम है कि अभी शायद चुनाव करवाएंगे तो अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा कि वहां के जम्मू के लोगों ने भी इनका साथ नहीं दिया, इसी वजह से इनको डेफर किया गया है। वहां मतलब छोटे से छोटे चुनाव भी वहां पर नहीं करवाए गए हैं, अब वो सारे जाएंगे लोकसभा के चुनावों के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इसको समझ पाने में पता नहीं क्यों विफल है, जबकि मालूम है उनको भी ये समस्या है, इसी वजह से चुनाव नहीं हुए हैं। देखिए, वहां पर उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी वहां पर राजनीतिक दल हैं, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पैंथर्स पार्टी है, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं एक तो डिमांड करती हैं स्टेटहुड वापस आए, और सेकेंडली जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो पार्टियां उनको समर्थन देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने वो टोल क्यों नहीं बंद किया। एक बहुत छोटी सी बात थी सरकार के लिए, जम्मू के लोगों को, और जायज है सर, आप एक घर बनाते हो किराए पे देने के लिए, तो आप किराएदार से पैसा पहले थोड़ी लोगे कि मेरा घर भी बना दे फिर तो पैसे लेना, यहाँ तो बाद में आप एडजस्ट करो, ऐसा नहीं है ना। सड़क बन रही है, टोल फिर भी लिया जा रहा है, चलने की जगह नहीं है, पूरे नॉर्म्स भी अडॉप्ट नहीं किए जा रहे, फिर भी टोल लिया जा रहा है। तो लोगों के मन को ठेस पहुंचे कि इतनी सी बात अगर हमारी नहीं मानी जाती तो हम क्यों इनको इतने भारी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकारी कामकाज चल रहा है, जिसका जो ढर्रा है, वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए, इसी वजह से छोटी छोटी समस्याएं खड़ी हुई है। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसकी बातों को नहीं समझा जा रहा है, या जो स्थानीय सोच है उसको नहीं समझा जा रहा है। तो आपको लगता है कि समस्या कहाँ पे है, कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता हैं वो ऊपर तक अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे, या उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, या सरकार कुछ अलग ढंग से सोच रही है? हो रहा है कि एलजी सरकार और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनमें भी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, और वो केंद्र को पूरी तरह से कन्विंस कर पाने में भी विफल हैं। देखो, केंद्र राज्यपाल से पूछेगा या वहाँ की अपनी जो उनकी पार्टी है उनसे पूछेगा, जब दोनों में ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरी अपनी राय है, कि कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। लोग इतने भारी, मतलब कई एजिटेशंस इतना लंबा रूप धारण कर लेती हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, जबकि वो बड़े छोटे छोटे कारण होते हैं।
आप छोटे छोटे कारणों पर सबसे पहले अगर सरकार ने वहां के प्रजा का दिल जीतना है तो उनके लिए कुछ कार्य करेंगे। अब लोगों को लगता है कि हमारे बीच में हमारा राजनेता ही कोई नहीं है। देखो, सरपंच के चुनाव होने थे, नहीं हुए। अब जब ग्रास रूट पे ही आपका लोकतंत्र विराजमान नहीं हो, अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उन तक आवाम की डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, वो नहीं जा सकते। एक राजनेता सुबह 6 बजे से लोगों से मिलना शुरू करता है, वो लोगों की भावनाओं को सुनता समझता है और उनका निवारण करता है। जब ये चीजें ही नहीं हैं, फिर भी आप डिले कर रहे हो, और जो लोग एजिटेशन करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं आप उनको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जितनी बात हमने समझी उसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सब लोग एक मंच पे आ गए। एक युवा नेता है शहला रशीद जी, और वो पहचान जो शहला रशीद की बनी थी वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध के कारण, बीजेपी के विरोध के कारण बनी थी। आजकल देख रहे लगातार वो प्रधानमंत्री की, बीजेपी की और वहाँ पे जो एलजी की गवर्नमेंट चल रही है उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वहाँ पर अब लोग समझ चुके हैं तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जब ये पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारें थी तो मैं बहुत पत्रकारिता से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, सालों हो गए हैं, तो मैं ये देखता था कि ये बयानबाजी ये राजनेता ज़्यादा करते हैं। कि जैसे महबूबा मुफ्ती का बयान था कि अगर किसी ने 370 हटाने की कोशिश भी की तो इस झंडे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस भाषण की क्या आवश्यकता थी? ये उनको जरूरी पड़ती हैं बातें करनी जो अपनी विकास के कार्यों में ध्यान नहीं देते। अगर आप फोकस हैं विकास कार्यों में तो आपको कौन हरा सकता है? आपको इन छोटे छोटे बयानबाजियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मोदी जी को देखो, 13 साल उन्होंने गुजरात में रूल किया, क्या वो चर्चाएं करते थे? वो डेवलपमेंट की तरफ रहे। अब 10 साल से प्रधानमंत्री भी हैं, क्या उन्होंने डेवलपमेंट कार्य रोक दिए? उन्होंने कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं की जिससे राजनीतिक माहौल खराब हो, सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। लेकिन कश्मीर की जो राजनीति है वो संप्रदाय को लेकर ही चलती रही है। कश्मीर रीजन को लेकर अलग बयानबाजी होती है, जम्मू रीजन को लेकर अलग बयानबाजी होती है, जिससे दोनों घोड़ों में आपसी मतभेद रहता है। ये तो लोगों में बड़प्पन है कि वो सबको तालमेल से एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, जुड़े रहते हैं। वहां पर देखिए, अभी देश पूरे में ही इस तरह की समस्याएं होंगी, रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो जगह कंट्रोवर्शियल हों, जो विवादित हों, उनकी तरफ पहले एड्रेस करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी मूल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वहां सेना है, अब आप देखिए घुसपैठ के प्रयास कितने बढ़ चुके हैं। आतंकवाद ने फिर अपनी चरम सीमा ले ली है। पिछले 20 दिनों में ही कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। हम कितने अपने सिर्फ जवान ही नहीं, अपने सेना के अधिकारी भी गवा चुके हैं। तो हम इन चीजों पर भी कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं रहे हैं। क्या आज की तारीख में डेंस फॉरेस्ट में आतंकवादियों को ढूंढना संभव नहीं है? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, हम क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हम क्यों सहाय से रहते हैं? हम क्यों इन आतंकवादियों के आगे निसंदेह हम मार देते हैं, लेकिन वो कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे हमारे क्षेत्रों में आने के लिए उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कल सुबह एक ड्रोन ने वहां पर हथियार ड्रॉप किए, हालांकि पुलिस ने पकड़ लिए, लेकिन कई जगह ये पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी भी तो विफल होते होंगे, नहीं पता चलता होगा उन आतंकवादियों के पास। कल हमने 5 अपने 2 ऑफिसर और 3 जवान गवा दिए हैं। छोटी बात नहीं है, इन देश की धरोहर हैं ये, और हम उनको इन छोटे से आतंकवादियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दें। ये इसकी वजह कहा जाता है कि सरकार की विफलता है। हमारी जो फोर्स है वो जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से प्रयास नहीं कर रही है, या इंटेलिजेंस के फेलियर है, या वहाँ पे स्थानीय लेवल पर जो सपोर्ट था उसको कम करने में हम नाकाम हुए। देखिए, सुरक्षा बलों में कोई कसर नहीं है। अगर कसर होती तो मरने के लिए खुद आगे ना जाते।
वो पूरे मुस्तैद हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसी खुरापाती हरकतें करता आ रहा है। जिस दिन नवाज शरीफ आए पहला इनकाउंटर उसी दिन हुआ। उन्होंने नवाज शरीफ ने आते ही कबूतर उड़ा दिए कि शांति का दूत बनकर आए हैं। यहाँ तो सरहदों पर और आग ज़्यादा फैलने लग पड़ी। हमारे कितने ऑफिसर शहीद हो गए। घुसपैठ के प्रयासों में निरंतर वृद्धि हुई। हालांकि ये मौसम पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए माकूल रहता है। अब तो जाड़ा आता जा रहा है तो उसमें और भी कोशिश नहीं, आगे जब भारी बर्फबारी आएगी तो उनको भी कठिनाइयां होंगी, तो उनके प्रयास यही लेकिन होते कोशिश हैं उसी समय करते हैं लोग कि जब बर्फ बर्फबारी से उस थोड़ा दौरान- सा पहले हाँ। विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, फॉगी सीजन होता है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आज इस हालात में नहीं है कि टेररिज्म को अफोर्ड भी कर पाए, फिर भी वो कर रहा है, तो हमें उन चीज़ों पर भी तो अपने प्रयास करने चाहिए, उन पर भी तो आघात करना चाहिए। जो हमारे लोकल गाइड्स हैं, क्या हम उन तक नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विफलताएं हैं हमारे पक्ष में भी। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी एड्रेस कर पाने में विफल रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी देश की धरोहर, हमारे जो सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, हम उनको गंवाते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी समस्या है। और जब गोली चलती है कश्मीर में तो केवल आप लोग को ही तनाव नहीं देती, पूरे देश को तनाव देती है। हम लोग भी उसमें ही शामिल जहाँ होते मैं हैं। एक चीज़ थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा कि मैंने देखा है कि जब भी कोई टीवी पे खबर आती है कि वहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, तो जो जा भी रहा होता है कश्मीर, उसके पेरेंट्स उसको फ़ोन कर देते हैं कि भाई वापस आ जा, वहाँ माहौल ठीक नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये एक छोटी सी जगह में हो रहे होते हैं। वहाँ सुरक्षा बलों ने इनको पूरी तरह से कॉर्डन किया होता है। फॉरेस्ट एरिया होता है या सरहदों पे होते हैं। ये सिटी टाउन में बड़ा रेयर चांसेस होते हैं जब ये कुछ अटैक कर पाने में हो। और ये सेकंड चीज़, ये टूरिज़्म पे, टूरिस्ट पर बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करते। वहाँ उनके भी तो लोग रहते हैं, वो टूरिज़्म से ही तो खा पी रहे हैं। वो इनको आघात नहीं पहुँचाना चाहते। उनके जो दुश्मन हैं वो वहाँ की सरकारें हैं, वो उनको निशाना बनाने का कोशिश करती हैं। और इन चीज़ों से मैं सारे देश की पब्लिक से यही अनुरोध करूँगा कि वो जो इन टीवी का, देखो हम मीडिया से हैं, हमारा काम है वहाँ की सूचनाओं को अवगत करवाना देश से, और उसका ये इम्पैक्ट आए, तो मुझे लगता है कि हमारे टीवी के जो मीडिया कर्मी हैं, बंधुओं, उनको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए कि ये लोकल क्षेत्र से कितनी दूर हैं। एक इनकाउंटर को सनसनी फैलाकर नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, ये स्वाभाविक रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के मन में आता है। हालांकि जितनी दुर्घटनाएं देश के किसी भी हिस्से में होती है, उसमें जितने लोग मरते हैं उससे कम ही आतंकी हमले बनते हैं। लेकिन आतंकवाद कहीं पर है तो जाहिर सी बात है किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को एक तनाव हो जाता है। वो एक स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। थोड़ा सा आप उस इलाकों को बहुत ढंग से पहचानते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन सी आसपास की चीज़ें हैं जहां वो कुछ दिन और लेके जाएं और घूम सकें। देखिए, वहाँ पर जब कटरा में आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उसके साथ ही एक शिव खोड़ी, एक शिव का, भगवान भोलेनाथ का एक स्थान है। वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है, एक गुफा बनी हुई है। वहाँ पूरे शिव परिवार के आपको दर्शन होंगे, और शिवलिंग पर एक प्राकृतिक रूप से जल गिरता रहता है। और हमने ये भी सुना, मैं कभी शिवरात्रि पर वहाँ गया नहीं, लेकिन ये सुना कि जब शिवरात्रि होती है तो वहाँ पानी की जगह दूध की बूंदें गिरती हैं शिवलिंग पर। वो बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है, लोग जाते भी हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनसे यही कहूँगा कि शिव खोड़ी है, वहाँ जाएं। फिर जम्मू में बावे वाली माता का मंदिर है। यहाँ तो बावे वाली माता के मंदिर का तो इतना यश है कि जब पाकिस्तान ने 65 और 71 की लड़ाई में, जब वो जम्मू के पुल को, तब एक ही पुल होता था, तवी का पुल, उसको गिराने के प्रयास किए, तो उन्हें वहाँ पर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थे, उनको वहाँ पर पानी ही पानी दिखाई देता था, पुल नहीं दिखाई देता था, एक कन्या दिखाई देती। ये पाकिस्तान के कई जनरल्स ने अपनी बुक्स में भी लिखा है। और
बड़ा महत्वपूर्ण शक्तिशाली माता विराजमान है वहाँ पर। बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो बिल्कुल जम्मू के आउटर में ही है और बहुत अच्छे दर्शन है। फिर रघुनाथ मंदिर है, यहाँ पत्नीटाप जाया जा सकता है। पत्नीटाप एक कश्मीर जैसा ही स्थल है और कटरा से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी तक होगा और कोई अधिक समय नहीं लगता। वहाँ जाकर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। फिर सुरीसर लेक है, मानसर लेक है और सनासर भी एक क्षेत्र है, पत्नीटाप से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वो भी बेहद खूबसूरत है। इस तरह की वहाँ बहुत प्राकृतिक खूबसूरती वहाँ पर भरी पड़ी है। लेकिन जो स्थान मैंने बनाया है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रहने की भी प्रबंध है और यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। तो ज्योति जी से बात की तो समझ में आया कि जिस तरह से हम लोग समझते हैं वैसा माहौल नहीं है। कश्मीर और श्रीनगर या जम्मू जाने लायक जगह है, घूमने लायक जगह है और हमेशा माहौल वहाँ पे रहता है। सरकार की तरफ भी से भी काफ़ी कोशिशें हुई कि वहाँ पे जो आतंकवाद है, वहाँ पे जो तनाव है वो कम हो और मुकम्मल सा एक जो कश्मीर है जिस स्वर्ग की कल्पना की जाती है वो स्वर्ग फिर से नज़र आए। लेकिन अभी एक समस्या वो अटकी हुई है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ की स्थानीय सरकार है वो स्थापित नहीं हुई है और जैसा ज्योति जी बता रहे थे कि एक बड़ी समस्या है और इसके निदान की ज़रूरत है। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में इसका निदान ज़रूर होगा। कश्मीर के बारे में, कश्मीर के राजनीतिक माहौल के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में और कश्मीर में आप कहाँ घूम सकते हैं, काफ़ी रोचक और काफ़ी ढंग से और काफ़ी विस्तार से ज्योति जी ने जानकारी दी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी इस कार्यक्रम को अभी हम विराम देते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।